हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूपीएससी मेंस के एग्जाम चल रहे हैं और आज जीएस 3 का पेपर था 9 से 12 की शिफ्ट में और वो पेपर हमें मिल चुका है। आइए देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे थे और उन क्वेश्चन में किस एरिया से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन कैसा था? एज यूजुअल इकोनॉमी से 100 110 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। इस बार 110 मार्क्स से क्वेश्चन आए। डिजास्टर मैनेजमेंट 25 मार्क्स का ही था। साइंस टेक 40 मार्क्स का। इन्वायरमेंट 25 मार्क्स का। इंटरनल सिक्योरिटी 50 मार्क्स का। तो लगभग यूपीएससी ने इक्वल फोकस दिया है सबको, जैसा पहले देते आई है। कोई बड़ा चेंज नहीं किया इसमें। अगर इकोनॉमी में देखें तो 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे, 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स के थे। डिजास्टर मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का। साइंस टेक्नोलॉजी में एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। इन्वायरमेंट में एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का। इंटरनल सिक्योरिटी में 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। अब देखते हैं क्वेश्चन के आखिर थे कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? एग्जामिन द रोल ऑफ ट्रिपल पी मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो ये क्वेश्चन प्रीटी सिंपल था। आपको पता होना चाहिए ट्रिपल पी मॉडल से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते आ रहे हैं। इसके 3 मॉडल बीओटी, बीओटी के अलावा आप बी डबल ओ है, फिर बी डबल ओ टी मॉडल है। तो ये सब बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको आप ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते थे। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट को लेकर, तो अभी आपको पता है कि हाल ही में जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, तो हबीबगंज पहला ऐसा स्टेशन है जिसको प्राइवेट कंपनीज ने बनाया है, मतलब उसको फिर से रीडेवलप किया है। तो यहाँ पे आप उसका एग्जाम्पल मेंशन कर सकते थे। तो यहाँ आपको बताने की आवश्यकता ये थी कि ट्रिपल पी मॉडल ही क्यों रेलवे स्टेशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे एयरपोर्ट होते हैं वो ऑपरेट करते हैं प्राइवेट सेक्टर, जैसे अडानी ने ये दिल्ली मुंबई के एयरपोर्ट को जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम क्या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें रेलवे स्टेशन में, उसके लिए सरकार के पास पैसा है नहीं। तो पैसा कौन दे सकता है? प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर क्या चाहती है? प्रॉफिट। तो इसीलिए ट्रिपल पी मॉडल रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा सोल्यूशन साबित हो सकता है। इसलिए हमें ट्रिपल पी मॉडल की आवश्यकता है रेलवे स्टेशन में। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे स्टेशन को जो एक्सेस करते हैं वो काफी पुअर क्लास के लोग भी एक्सेस करते हैं। तो जैसा कि हमने रेलवे स्टेशन, हमने जैसा एयरपोर्ट पर देखा कि कैसे चीजों की प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, तो वैसा कुछ रेलवे स्टेशन में ना देखने मिले। वो हमें एक्सेसिबल चाहिए ताकि गरीब लोग भी इतने ही आसानी से रेलवे स्टेशन को एक्सेसिबल कर पाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन भी इजी है। यूपीएससी ने पहले भी इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछा है और आपको पता होना चाहिए। पर यहाँ पे सिचुएशन ये बताइए कि क्या मार्केट इकोनॉमी के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है? तो आपको यहाँ पे वो डिबेट को इंक्लूड करना पड़ेगा कि कैसे जो डिबेट थी कि इक्वलिटी वर्सेस लिबर्टी। लिबर्टी क्या चाहती है? मार्केट इकोनॉमी, कि भाई आप जो भी इकोनॉमी है वो मार्केट प्लेस पर छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं है। पर इक्वलिटी क्या चाहती है कि नहीं, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ मार्केट पर छोड़ दिया तो लोग जो हैं वो इनइक्वलिटी का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि जिनके पास रिसोर्सेस होंगे, जिनके पास में कैपिटल होगा, वो लोग तो आगे बढ़ जाएंगे। पर जिन लोगों के पास में अच्छी हेल्थ एजुकेशन भी नहीं है, वो कैसे उन लोगों के साथ compete करेंगे? तो अगर इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए तो सरकार का भी इंटरवेंशन उतना होना चाहिए ताकि उस मार्केट इकोनॉमी को रेगुलेट किया जा सके। तो यहाँ पे रेगुलेशन आवश्यकता है, मार्केट इकोनॉमी का होना आवश्यक है। अगर मार्केट इकोनॉमी नहीं होगी तो इकोनॉमी में कोई इनोवेशन नहीं होगा, कोई बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो और अगर ये सब नहीं होंगे तो ग्रोथ भी नहीं होगी देश की। तो इस वजह से मार्केट इकोनॉमी की आवश्यकता है, पर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी हमें चाहिए। तो इतना बताने के बाद आपको ये बताना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हेल्पफुल है इस इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जब लाते हैं तो लोगों को आप बैंकिंग सेक्टर में लेके आते हैं। आप उनको बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का एक्सेस दे देते हो, आप उनको लोन, क्योंकि अगर आप कोई भी नया स्टार्टअप खोलते हो तो आपको लोन की आवश्यकता है। लोन कैसे आप एक्सेस कर सकते हो? जब आप बैंक को एक्सेस कर पाओगे। बैंक को कब एक्सेस कर पाओगे? जब आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ठीक है। आपकी सेविंग्स है, आपकी इन्वेस्टमेंट है ऑनलाइन, तो ये सब इंक्लूजन से आपकी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो इंश्योर हो सकती है। तो यहाँ पे आप जनधन योजना का मेंशन कीजिए, डिजिटल लिटरेसी की बात कीजिए, उसके बाद यूपीआई को मेंशन कीजिए, यूपीआई ने कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को इस देश में बढ़ाया है। तो ये सब आप इस क्वेश्चन पे आप डिस्कस कर सकते थे। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो भी करंट अफेयर से, बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि जैसे आपको पता है कि प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है, उसमें हम फ्री राशन प्रोवाइड कर रहे हैं 80 करोड़ पीपल को। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। पर यहाँ पूछा ये जा रहा है कि मेजर चैलेंजेस क्या है पीडीएस सिस्टम के। तो यहाँ पे आप बताइए कि जो लीकेज हो रहा है, जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एफसीआई के गोदाम में, वहां पे जो लीकेज हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी का एक इशू है। उसके बाद में इशू ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्टेट और सेंटर के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। स्टोरेज की समस्या है ही, क्योंकि अभी आप बारिश में देखोगे कई हमारे जो अनाज है वो बाहर आपको पानी में भीगते हुए नजर आएंगे। तो अब इसमें आपको क्या बोला है कि कैसे ये मोर इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो आप इसमें बोलिए कि आधार को और ज्यादा इंटीग्रेट कीजिए,
टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, जैसे छत्तीसगढ़ में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तमिलनाडु जैसे स्टेट में जो यूनिवर्सल पीडीएस का कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड कीजिए। तो यहाँ पे आप ऐसे रिफॉर्म्स की बात आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। अगला क्वेश्चन जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है आपसे, स्कोप और सिग्निफिकेंट। स्कोप तो आप बोल सकते हो कि भाई हमारी अभी भी जो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का है वो कितना परसेंट है, 14% कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद अगर फूड प्रोसेसिंग का देखें तो 6% अकेले फूड प्रोसेसिंग से आता है। उसके बाद 13% एक्सपोर्ट में इसका योगदान है फूड प्रोसेसिंग का। तो स्कोप तो बहुत है इसमें। सिग्निफिकेंस हम ये बता सकते हैं कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। उसके बाद में ये माइग्रेशन को कर्व कर सकता है, फूड इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के, क्योंकि हमारी जो जमीन है वो अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस करती जा रही है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक फैक्टर है। और जो गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है इसको बढ़ाने के लिए, जैसे संपदा योजना, उसकी बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको बस पता होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग के बारे में और आप ये लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें ये पूछा है द इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन कंट्री हैज लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी, व्हाट आर दोस चैलेंजेस एंड व्हाट स्टेप नीड्स टू बी टेकन टू मीट देम। तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी हमारे देश की तो क्या चैलेंजेस आएंगे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से क्या होगा, जो हमारी एजिंग पॉपुलेशन वो बढ़ जाएगी, और एजिंग पॉपुलेशन की समस्या अपनी है, और वैसे भी जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसकी अभी जो संख्या है 137 मिलियन के आसपास है। तो इन लोगों के जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उसको टैकल करना हमारी हेल्थ सिस्टम से वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारी जो अभी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं है कि जो एल्डरली पीपल के जो चैलेंजेस होते हैं उनमें कई प्रकार की बीमारी आप देख सकते हो, जैसे कि डिमेंशिया है, ठीक है, अल्जाइमर है, उसके बाद में मेंटल प्रॉब्लम्स है, बीपी और डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, ये सब आपको देखने को मिलते ही हैं। तो इन सब चीजों की जो जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर टायर 2 टायर 3 सिटीज में रूरल लेवल पे वो वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक नया चैलेंजेस है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, इनके हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख सकते हो कि बेसिक है, पर बेसिक से ज्यादा थोड़ा टेक्निकल भी है, क्योंकि आपको इसमें पूरी साइकिल बतानी पड़ती है कैसे जो हमारा जो प्लेनेट अर्थ में जो सेलुलर है, जो हमारा जो बायो वेस्ट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितना भी प्लांट मटेरियल होता है उसका कैसे साइकिल होता है, कैसे वो डिकम्पोज होते हैं, फिर कैसे वो सॉइल में जाके अपने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, फिर जो बैक्टीरिया, फंगी, एंजाइम है वो कैसे इनमें फीड करते हैं, डिकम्पोजिशन में इसका हेल्प करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बतानी थी। ये आपने अगर पढ़ा होगा इजीली तो आप इसको टैकल कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने बेसिक नॉलेज जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है उससे भी इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता था। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में हमने पढ़ ही रखा है कि फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ पर होता है, अर्बन सिटीज में ज्यादा होती है, जहाँ पर ऑटोमोबाइल ज्यादा होते हैं। जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड और जितने भी और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन के बाद में ओजोन जब क्रिएट होता है तब एक स्मोक टाइप का क्रिएट हो जाता है। हम दिल्ली में भी स्मोक देख चुके हैं। उसके बाद इसको लॉस एंजलस स्मोक भी बोला जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बताना था। इसके बाद इफेक्ट, इसके हेल्थ इफेक्ट के बारे में आपको बताना है, और मिटिगेशन के बारे में आपको बताना है कि कैसे कैसे इसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको अगर हम कर्व करें, और अगर हम हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ग्रीन की तरफ ले जाएं, या फिर हम ईवी की तरफ शिफ्ट हों तो इसको कम किया जा सकता है। और इन्होंने एक चीज और पूछी है कि 1999 का गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या होता है। तो गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि 4 पॉल्यूटेंट है आपके, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, volatile organic compound एंड अमोनिया। तो ये जो 4 कंपाउंड को अगर हम इसकी पॉल्यूशन पे सीलिंग लगा दें तो ये स्मोक को काउंटर किया जा सकता है। तो ये आपको इस प्रोटोकॉल में बताना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको करंट अफेयर से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार हमने जम्मू कश्मीर में देखा, बेंगलोर में देखा, एमपी में देखा, कई जगह क्लाउड बस्ट की घटनाएं आई। जो अमरनाथ में हुआ था उसमें 16 लोगों की जान तक चली गई थी। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि क्लाउड बस्ट होता क्या है। आपको पता होना चाहिए क्लाउड बस्ट लगभग जब एक स्मॉल एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, आईएमडी के अकॉर्डिंग कितनी 10 सेंटीमीटर अगर बारिश हो जाती है 1 घंटे में तो इसको क्लाउड बस्ट माना जाएगा। इससे हो क्या रहा था, फ्लैश फ्लड आ रही थी, लैंडस्लाइड हो रहा था, मड फ्लो देखने को मिल रहा था। तो ये सब क्लाउड बर्स्ट के इम्पैक्ट हैं। और आपको रिसेंट एग्जांपल में आप बेंगलोर बता सकते थे, अमरनाथ बता सकते थे। तो ये क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते थे। अगला जो क्वेश्चन वो भी बेसिक है
सीधे सीधे आपके सिलेबस से उठ के आया है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन द टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो इसमें आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के टाइप बताना था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है आपका, जब कोई लोकल लेवल पे या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ग्रुप कुछ इलीगल एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं फॉर मनी। तो इसमें टाइप्स पूछा है, तो आप टाइप्स में क्या क्या बता सकते हो, आर्म्स ट्रैफिकिंग बताते हो, ड्रग अब्यूज बता सकते हो, नार्कोटिक्स, ह्यूमन स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल इमिग्रेशन। तो ये सब आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के टाइप्स हैं। पर इसमें ये पूछा है कि डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन द टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, इनके हाथ में लिंक रखते हैं, तो इनका एक टू वे रिलेशनशिप होता है। ये इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बदले में इनको मनी चाहिए होता है, क्योंकि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कैरी आउट करनी है तो ऑर्गेनाइज क्राइम से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो इसका यूज करके ये अन्य देशों में टेररिस्ट घटना को अंजाम देते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे देख सकते हो कि अफगानिस्तान में जो जितने भी ड्रग लॉर्ड्स होते हैं ये वहां के तालिबान को काफी फंड करते हैं। इंडिया में अगर आप देखोगे हवाला हवाला की जो मनी होती है वो यूज होती है जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को स्प्रेड करने में। तो ये एग्जांपल आप इसमें दे सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर सीधा सीधा क्वेश्चन पे आपको चैलेंजेस बताना है इंडिया के लिए, और इसमें ये भी डिस्कस करना है ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निकल प्रोसीजरल इनिशिएटिव टेकन टू इंप्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो चैलेंजेस आपके बहुत सारे होते हैं, पायरेसी आप चैलेंजेस देख सकते हो, इलीगल माइग्रेशन देख सकते हो, टेररिज्म देख सकते हो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको चाइना का जो अग्रेसिव मैरीटाइम डोमेन में वो आपको शो करना है कि वो भी कैसे इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल आप कैसे इसको काउंटर कर रहे हो। तो आप I2U2 देख सकते हो, उसके बाद में आप क्वाड देख सकते हो, हम यहाँ से उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल में आप देख सकते हो कि इंडिया बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी हाल ही में विक्रांत जो हमारा एयरक्राफ्ट करियर है उसको हमने लॉन्च किया है। तो हम ये सब सिक्योरिटी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ये सब स्टेप ले रहे हैं। हमारा मैरीटाइम डॉक्ट्रिन है, उसको नेवी डॉक्ट्रिन है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये जनरली लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत टाइम बाद आया क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है। और तो आप भी बता सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जब ग्रोथ होती है तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, आप नई मशीनरीज आती हैं, पर साथ ही साथ स्किल डेवलप होती है, नई बेस्ट प्रैक्टिसेस आती हैं। तो इससे क्या होता है, जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसकी ग्रोथ हो जाती है। लेबर प्रोडक्टिविटी को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई एक आउटपुट जनरेट के लिए कितना कम से कम लेबर फोर्स लगा है, मतलब ऐसे बता सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ से लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अब हमें इसके ग्रोथ पैटर्न के बारे में बात करनी है कि अगर हमें लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें ऐसे जॉब्स क्रिएट करनी होगी जो लेबर इंटेंसिव हो और साथ ही साथ स्किल इंटेंसिव, मतलब हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं करनी है, हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर को जाना होगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग में अपनी जॉब बढ़ानी होगी, हमें स्किल्ड लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ताकि इससे उनकी इनकम बढ़ सके और देश में ग्रोथ हो सके। तो ये हमें इस क्वेश्चन में एड्रेस करना था। अगला क्वेश्चन भी न्यूज में लगातार बने हुए था कि क्या इंडिया 50% ऑफ इट्स एनर्जी मीट कर पाएगा रिन्यूएबल सोर्स से। एनसीडीसी का जो हमारा टारगेट था 40% रिन्यूएबल सोर्स से, तो वो हमने लगभग मीट कर लिया है। ये लगातार न्यूज में था, तो हमें बताना था कि हाँ 2030 तक अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से अपनी एनर्जी नीड्स का 50% मीट कर सकता है। ठीक है, इसके कुछ चैलेंजेस भी बताना पड़ेंगे हमें, कैसे सोलर एनर्जी के कुछ चैलेंजेस हैं, विंड एनर्जी के कुछ चैलेंजेस हैं जिसे हमें ओवरकम करना है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड, तो हमें लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आ रही है। उसके बाद फाइनेंस, क्योंकि अगर आप विंड एनर्जी को स्टैब्लिश करना चाहते हो तो जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। फिर ग्रिड से इसकी कनेक्टिविटी भी थोड़ी टफ है। ये सारे फैक्टर्स जो है आप इस क्वेश्चन में डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें यहाँ पे ये पूछा है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वो पूछा है। अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, जब आप कुछ प्रोक्योर करते हो अपने आउटपुट के लिए, तो जैसे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो इसमें आप, तो अगर इसका अपस्ट्रीम चैलेंजेस देखोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, तो क्या कह सकते हैं, इसमें इनपुट कॉस्ट काफी हाई होती है, फिर क्वालिटी की समस्या होती है, एग्रीकल्चर जो ग्रेन्स होते हैं उनकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है, फिर जो सीजनल फैक्टर है वो दिक्कत आती है कि कभी ज्यादा बारिश, और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट की एक दिक्कत आती है। तो ये सब अपस्ट्रीम चैलेंजेस बता सकते हो। डाउन स्ट्रीम आप क्या बता सकते हो, प्राइस रियलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबल फैक्टर, अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो वीट था उसका एक क्राइसिस आ गया था, ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक में आप रबर का एक इशू आया था, रबर की प्राइस बढ़ गई थी और अब सीधे से क्रैश हो गई है। तो ये सब आप इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में आप डिस्कस कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में पूछा है।
और हाउ इट इज हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बता दीजिए कि कैसे एक स्मॉल लैंड में अगर आप जो अपनी पोल्ट्री है, डेयरी है, ठीक है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हो, तो इसका जो आउटपुट होगा वो बेसिकली सिर्फ फार्मिंग से ज्यादा होगा और ये साइंटिफिक बेस्ड होगा और अपना जो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, इनके पास में रिसोर्स की कमी होती है, तो इनके पास में जितने भी रिसोर्स होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, इनको बेस्ट प्रैक्टिस बताना होगा ताकि ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकें, जिससे इनका ज्यादा प्राइस रियलाइजेशन हो सकता है। तो ये सब आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना था। अगला क्वेश्चन में करंट अफेयर से ये कि इसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूछा है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूनिवर्स की इमेज आई थी, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो खींची थी, उसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स के जो पहले की जो लाइट है वो हमें आज देखने को मिल रही है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ पहले कैसे यूनिवर्स दिखता था। तो इसमें जो पहले वाला जो टेलीस्कोप था, हबल टेलीस्कोप, उससे ये कैसे डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको बताना था। इसमें इसके जो मेन फीचर्स है, कैसे कैमरास लगे हुए हैं, वो आपको बताना था और कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है आगे, क्योंकि भाई आपको जो यूनिवर्स की ओरिजिन है उसको समझना है। तो हमारे ह्यूमन ओरिजिनेशन के बाद समझ सकते हैं, हमारा जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो हम समझ सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हेल्प मिल सकती है। तो ये सब चीजें आप इस क्वेश्चन में डिस्कस कर सकते थे। ये क्वेश्चन में करंट अफेयर से आया है और एक क्वेश्चन इजी भी था कि आपको बेसिक प्रिंसिपल बताना था वैक्सीन का, कि इसमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो पैथोजेंस का जो वीक स्ट्रेंथ होता है, जब हम वो बॉडी में देते हैं तो उससे जो हमारी जो बॉडी सेल्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो पहचान जाता है कि ऐसा कुछ पैथोजेंस है जिसके खिलाफ हमें हमारे शरीर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमें ये बताना था कि हाउ डू वैक्सीन वर्क्स। इसमें जो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, इसका मतलब जो हमारी जो कोवैक्सीन है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। जैसे कोविड का जो डेड स्ट्रेन्स हैं उसको हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि इम्यूनिटी जनरेट कर सकें। उसके बाद हम कोविशील्ड देखें, इसमें क्या होता है, जो अदर स्पीसीज का जो हार्मलेस वायरल वेक्टर होता है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। कोविशील्ड में इसी टेक्नोलॉजी को फॉलो किया गया था। तो ये सब आप डिस्कस कर सकते हो इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी और बेसिक है, क्योंकि हम बेसिक में ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते ही हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पढ़ते हैं और इसका इफेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ओशन में, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर राइज हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, फार्मिंग प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सब हम इसके ग्लोबल क्लाइमेट के इफेक्ट पड़ते हैं। और अभी जो यूरोप में जितने भी वाइल्ड फायर हम देख रहे हैं, इंडिया में बहुत सारा जो क्लाउड बस्ट हम देखने को मिल रहा है, इंडिया में बहुत सारा फ्लैश फ्लड देखने को मिल रहा है, ठीक है, लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब आप इस क्वेश्चन में मेंशन कीजिए। फिर इंडिया के जो स्टेप हैं वो दिखाइए, एनसीडीसी बताइए और जो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका लिए इजी था, इसको करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट में पढ़ते ही आ रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है वो कोस्टल इरोजन से आया है। तो आपको पता है कि रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि भारत में जो इरोजन की जो इंटेंसिटी वो बढ़ गई, खासकर वेस्ट बंगाल में हमने काफी कोस्टल इरोजन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम इसमें क्या पूछा, कॉज पूछा है, तो आप जो नेचुरल कॉज है वो बताइए जब वेव्स आती हैं, पर साथ ही साथ एंथ्रोपोजेनिक कॉज है, जो ह्यूमन मैन मेड जो कॉज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सैंड माइनिंग करते हो तो उससे भी कोस्टल इरोजन हो रहा है, ड्रेजिंग से कोस्टल इरोजन हो रहा है। तो ये सब आप इसमें बताइए और इसको कैसे काउंटर करना है वो भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें एक गवर्नमेंट की स्कीम बताइए, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के बारे में बताइए, कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में बताइए, लगातार न्यूज में रहता है ये। फिर आपको बीच नरिशमेंट के बारे में बताना है, सी वॉल्स बना सकते हैं, अपने कोस्टल एरिया कह रहा हूँ, काफी वेजिटेशन प्लांट लगा सकते हैं। तो ये सब एक सॉल्यूशन है कोस्टल इरोजन को रोकने के लिए। तो ये सब अपने क्वेश्चन में आप मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से है। तो जैसे कि आपने देखा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, साइबर सिक्योरिटी बढ़ चुका है और 2021 में ही 52,000 हमें जो इंसिडेंट देखने को मिले थे साइबर सिक्योरिटी के। इसमें आप साइबर थ्रेट्स के बारे में बता दीजिए, मालवेयर, वायरस, और जो चाइना ने भी मुंबई में एक पावर ग्रिड में जब साइबर अटैक किया था उसके बारे में मेंशन कर दीजिए। हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको साइबर थ्रेट से कितना नुकसान हो रहा है वो उसको आप मेंशन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप अच्छा खासा कंटेंट दे सकते थे। अब इंडिया का जो अप्रोच है वो आपको बताना था। तो हमारे हमारे स्टेप क्या क्या है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हमारे पास में, फिर स्मॉल 13 के बारे में बताइए, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के बारे में बताइए,
फिर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के बारे में बताइए, साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में बताइए। तो ये सब का आप मेंशन कर सकते हो क्वेश्चन में। ये काफी इजी क्वेश्चन था, लगभग हम साइबर सिक्योरिटी अपने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते ही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नक्सलिज्म पे है। नक्सलिज्म इज अ सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इशू manifesting as a violent internal security threat in context, discuss the emerging issues and suggest a multi-layer strategy to tackle the menace of नक्सलिज्म। ये बेसिक क्वेश्चन है और इसकी जो डिमांड है वो भी बेसिक है। आपको पहले बताना नक्सलिज्म होता क्या है, नक्सलबारी से कैसे ये नक्सलिज्म हमारे देश में शुरू हुआ, कि पहले इसको लॉ एंड ऑर्डर की समझ से समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, पर ऐसा नहीं है। कई हमारे विलेजेस में, गांव में जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं पहुंचा, तो स्टेट के अगेंस्ट एक नेचुरल गुस्सा देखने को मिला। उस गुस्से में लोगों ने हथियार उठा लिए। इस वजह से इस पूरे प्रॉब्लम को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, इसको हमें एक डेवलपमेंट इशू समझना होगा कि जहाँ पे गवर्नेंस डेफिसिट हुआ है उसकी वजह से हमें नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है। तो हमें देखना होगा कि इसको काउंटर करने के लिए हमें सिक्योरिटी के साथ साथ जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको इसके खिलाफ लड़ने के साथ साथ हमें वहां पर डेवलपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, वहाँ के लोगों को कन्विंस करना चाहिए, वहाँ के लोगों में देखना चाहिए का हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, उनको बेसिक रोड्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकॉम है, ये सब इनको प्रोवाइड करना चाहिए। फिर आप होम मिनिस्ट्री के समाधान स्कीम को आप बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप अच्छा खासा लिख सकते हैं। तो इस पूरे पेपर को देखने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इस बार के जो क्वेश्चन है काफी बेसिक से आए हैं, वो पूरे सिलेबस से आए हैं, कुछ भी ऐसा यूपीएससी ने उल्टा सीधा नहीं पूछा इस बार। तो इस क्वेश्चन में स्कोर करना इजी था रिलेटिवली, पर यहाँ पे आपको अपने जो बेसिक है सिलेबस में उसका जो अच्छा कंटेंट आपको क्रिएट करके जाना है। क्वेश्चन पर इजी आता है, सब बच्चे बेसिक सी चीजें लिखते हैं, सब बच्चे को पता होता है कि ये तो लिखना ही है, पर अगर आपको उनसे थोड़ा सा अलग लिखना है तो आपको थोड़ा सा हर जो बेसिक इश्यूज हमारे क्लाइमेट चेंज हो गया, नक्सलिज्म हो गया, उसके कुछ एक दो पॉइंट्स आपके पास यूनिक पॉइंट होने चाहिए ताकि एग्जामिनर को आप इंप्रेस कर सके। ठीक है, तो जब एथिक्स पेपर आएगा तब हम एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।